सो ये आर्टिकल में अगर आप जाके पढ़ोगे ये पूरा इन डिटेल में, तो मैं जो भी बोलने वाला हूँ वीडियो में, इन सबके सारे सबूत ये आर्टिकल में प्रेजेंटेड है। बट मेन क्लेम यही है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना, इन्होंने अपने जो संबंध है हमारी वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक के साथ, वो संबंध डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और अगर वो संबंध वो डिस्क्लोज करते तो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस दो फाइल हुए हैं जेकब पुलियल और डॉक्टर अजय गुप्ता के थ्रू, उनको अपॉइंट करने से उनको रिक्यूज करना पड़ता। मतलब उनको वो उन केसेस को अपॉइंट नहीं कर पाते, बिकॉज जब भी कोई जज का किसी पार्टी के साथ जो केस लेके आता है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी संबंध होता है, वो उस मैटर में डील नहीं कर सकता है। तो इन्होंने ये संबंध जो है इनके, जो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा, वो डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और उसकी वजह से जो 135 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है वो ब्रीच हुआ है। तो इसके पहले मैं उनके कनेक्शंस भारत बायोटेक के साथ आपको बताना शुरू करूं। पहले मैं आपको भारत बायोटेक के संबंध जो है, जो काफी गहरे संबंध है बिल गेट्स के साथ डायरेक्टली, उसके भारत बायोटेक के जो हेड है कृष्णा एला, उनके उससे हम चालू करते हैं। और फिर हम जो सीजीआई है एनवी रमन्ना, उनके कनेक्शंस जो भारत बायोटेक के साथ है उसमें हम जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी स्वदेशी सो कॉल्ड स्वदेशी कंपनी है भारत बायोटेक, ये एक्चुअली स्वदेशी नहीं है। और इसका जो पूरा ओरिजिन है वो बिल गेट्स से बहुत ही फंडामेंटली कनेक्टेड है। तो ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये कोई कंजेक्चर की बात नहीं है। पर आप जाके अगर स्टोरी देखोगे गेट्स की, तो 1996 में गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, जैसा आप पढ़ सकते हो, जो उनका जो सो कॉल्ड पैशन था हेल्थ का, वो दिखावे के लिए कर रहे थे, बट वो उन्होंने तब से चालू किया था। और फिर उन्होंने गेट्स फाउंडेशन शुरू किया था। और गेट्स फाउंडेशन की जो पहली ब्रेक थ्रू वैक्सीन थी जो वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो थी रोटा वायरस। तो इसकी कहानी ऐसी है, अभी आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो। बट बेसिक इसकी कहानी यही है कि एक गेट्स फाउंडेशन से एसोसिएटेड साइंटिस्ट थे, वो भारत के कुछ साइंटिस्ट के साथ रोटा वायरस वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज जो पहले वाला रोटा वायरस वैक्सीन था उसको मार्केट से निकाल दिया गया था, बिकॉज वो इंटेस्टाइन में एक डिजीज पैदा करती थी जिसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। तो उसको निकाला गया, तो ये लोग एक दूसरा वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और भारत के कुछ साइंटिस्ट थे जिसमें गगनदीप कांग काफी प्रोमिनेंटली शामिल थी उसमें। मैं गगनदीप कांग में कुछ दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या है, और वो भारत में काफी क्लाउड और इन्फ्लुएंस रखती है, हमारी जो पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। बट वो भी इन्वॉल्व थी ये भारत बायोटेक वैक्सीन के डेवलपमेंट में। तो जब ये साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन के थ्रू इनको एक ब्रेक थ्रू मिला, तब जाके गेट्स फाउंडेशन ने भारत बायोटेक को बहुत मैसिवली फंडिंग दी। इनफैक्ट बिल गेट्स ने डायरेक्टली भारत बायोटेक और कृष्णा एला की इतनी मदद की कि उनकी मदद के बिना वो रोटा वायरस का वैक्सीन शुरू ही नहीं कर पाते। और कृष्णा एला का कोई बैकग्राउंड नहीं था वायरोलॉजी में या वैक्सीन डेवलपमेंट में, वो टोटली एक नए फिगर थे। और उसका भी आप हिस्ट्री जाके ये आर्टिकल में पढ़ सकते हो, हाउ बिल गेट्स अ वैली फुल ऑफ स्नेक्स एंड वन एंटरप्रेन्योर टुक ऑन अ डेडली डिजीज। इसमें आप बोल्ड एडमिशन है ये आर्टिकल में कि अगर बिल गेट्स ने कृष्णा एला की मदद नहीं की होती तो ये कंपनी और बेसिकली जो भी भारत बायोटेक आज है वो नहीं हो पाता। बिकॉज गेट्स फाउंडेशन ने रोटा वायरस वैक्सीन के लिए बहुत पैसा दिया था इनको, और बाद में भी दूसरे वैक्सीन के लिए गेट्स फाउंडेशन ने काफी पैसा दिया है। वो सारा डिटेल आपको ये आर्टिकल में मिल जाएगा, रेफरेंस्ड है गेट्स फाउंडेशन के जो भी ग्रांट्स है जो भारत बायोटेक को गए हैं वो। तो भारत बायोटेक और बिल गेट्स का बहुत ही गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि बिल गेट्स अगर कृष्णा एला के साथ काम नहीं करते तो भारत बायोटेक शुरू ही नहीं हो पाता। तो अभी उसका डिटेल भी बहुत है, आप जाके ये जो भी आर्टिकल रेफरेंस्ड है उसको प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ बिकॉज मुझे ये वीडियो शॉर्ट रखना है। अभी हम आते हैं जो हमारे सीजीआई एनवी रमन्ना, उनके इनडायरेक्ट या और डायरेक्ट संबंध हम बोल सकते हैं भारत बायोटेक के साथ क्या है। तो ये है, आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है अभी के जो सीजीआई है एनवी रमन्ना उनका। और आप इसमें देख सकते हो कि उनके डिपेंडेंट्स है तीन, एक दो उनकी डॉटर्स है और एक उनकी मदर है। तो आप अगर उनके मदर के डिपेंडेंट्स के सेक्शन में जाके देखोगे जो काफी नीचे है, एक सेकंड जी, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ जज डिपेंडेंट नंबर 3 भारत बायोटेक आप देख सकते हो, 90,000 शेयर है।
और एक दूसरी कंपनी भी यहाँ पे बायोवेट बैंगलोर जो एनिमल वैक्सीन बनाती है, उसमें भी उनके मदर के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी थे। तो उनके फैमिली में ही उनकी मदर ने भारत बायोटेक में और ये एनिमल वैक्सीन की कंपनी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करके रखे थे। अभी उनकी मदर की डेथ जो है वो 2017 में हो गई थी। और आप इस जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अभी उनका डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है, उसमें आप देख सकते हो कि उनकी मदर पास्ट वे हो गई थी 2017 में, और उनकी जो डॉटर्स है वो अभी उनकी डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज लाइकली उनकी शादी हो गई। इसके लिए ये कारण है कि वो अभी इनकी डिपेंडेंट नहीं है। तो उनकी मॉम की गुजर जाने के बाद ये शेयर्स कहाँ पे गए हैं उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये पहला जो सबूत है वो है। दूसरा है कि आप देख सकते हो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का वेबसाइट है, इसमें एक सेमिनार हुआ था ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसमें जो हमारे प्रेजेंट सीजेआई है एनवी रमन्ना और एक दूसरे हाई कोर्ट के जज भी थे यहाँ पे, वो डायरेक्टली मतलब सुचित्रा एला के पास बैठ रहे यहाँ पे। एक थी जस्टिस जी रोहिणी और एक एनवी रमन्ना, वो सुचित्रा एला के पास यहाँ पे बैठे हैं ये सेमिनार में। और अगर आप सीआईआई का बैकग्राउंड नहीं जानते तो ये एक्चुअली वो आर्टिकल में नहीं है, बट ये मेरी रिसर्च है। बट आप जाके मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रॉब्ली। बट आप सीआईआई और अमेरिका के जो संबंध है कि कितने गहरे संबंध है सीआईआई के, और सीआईआई क्या है, सीआईआई के हेड कौन है, अब इसमें मैं ये वीडियो में जाना नहीं चाहता, पर आप ये इसमें जाके देख सकते हो। बिल क्लिंटन से लेके हेनरी किसिंजर से लेके जॉर्ज बुश, ये सारे जो भी अमेरिका के वॉर क्रिमिनल्स है और डीप स्टेट है, इनका सीआईए के साथ बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट सीआईए के प्रेसिडेंट जो है वो ट्रायलैटरल कमीशन में भी बैठते हैं, और भारत के काफी सारे लोग ट्रायलैटरल कमीशन में बैठते हैं। अगर आप जानते नहीं हो कि ट्रायलैटरल कमीशन क्या है, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि मैंने जो वीडियो किया था कपिल बजाज जी के साथ, जो एक्सपोज करता है कि भारत के काफी सारे बिलियनर्स कैसे यूएस और जो ग्लोबल डीप स्टेट है, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के पीछे जो लोग हैं, उनके साथ क्या संबंध है, वो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हो। पर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि महाराष्ट्र में भी सीआईए का एक प्रोग्राम हुआ था 2008 में, उसमें भी हेनरी किसिंजर जी को मतलब इनवाइट किया था। और हेनरी किसिंजर को अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज मेरे दूसरे वीडियोस देख लेना। फिर ये काफी डायरेक्ट कनेक्शन है। जज एनवी रमन्ना तिरुमला में एक विजिट पे थे, एक टेम्पल पे, तिरुमला टेम्पल पे। और ये आर्टिकल एक्चुअली हमारे जो एक आंध्र प्रदेश का ग्रुप है उसमें एक जो हमारे दोस्त है उसको शाउट आउट दूंगा, बिकॉज ये आर्टिकल मैं ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा था, जो बताता है कि हमारे जो जज है वो डायरेक्टली भारत बायोटेक के एमडी और उनकी वाइफ सुचित्रा एला और कृष्णा एला जो दोनों हैं, उनको डायरेक्टली मिले थे ये विजिट पे। तो अगर आप कोई भी कवरेज देख लोगे जो इंग्लिश प्रिंट मीडिया है उसका, वहां पे कोई भी आर्टिकल में ये बताते नहीं है कि हमारे जो जज है वो इन दोनों को ये ट्रिप पे मिले थे। पर ये आर्टिकल जो दूसरी लैंग्वेज में है, उसमें आप अगर ये गूगल ट्रांसलेट में डाल दोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि जो हमारे जज है वो इन दोनों को मिले थे पद्मावती गेस्ट हाउस पे। तो इसका सबूत जो है वो अभी तक थैंकफुली ये आर्टिकल अप है, उसमें आप देख सकते हो। और उन्होंने तिरुमला टेम्पल जब विजिट किया था तब उसकी बोर्ड में सुचित्रा एला बैठती थी, उसका सबूत भी वो आर्टिकल में लिंक्ड है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो अभी मैं मेन आर्टिकल पे ही आता हूँ। तो ये सारे लीड्स हमने कवर कर दिए हैं, इसके आप देख सकते हो सारे सबूत जो भारत बायोटेक के बिल गेट्स के साथ है और जो हमारे जज एनवी रमन्ना के इनके साथ है, वो आप ये आर्टिकल में जाके देख सकते हो। अभी मुद्दा मेन यही है कि जो जज रमन्ना है उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, बिकॉज इनको ये डिस्क्लोज करना चाहिए था। और अगर ये डिस्क्लोज करते तो जो ये हमारे 2 केसेस फाइल हुए डॉक्टर जेकब पुलिया, डॉक्टर अजय गुप्ता के थ्रू, उनके नंबर्स यहाँ पे रेफरेंस्ड है, वो उनको रिक्यूज करना पड़ता उनकी अपॉइंटमेंट से। और जो सेकंड इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट में, जो ईयू ललित सीजीआई जज है हमारे, उनके पास उसको जाना पड़ता, जो अपॉइंटमेंट है ये 2 केसेस का। पर ये 2 केसेस को काफी डिले किया गया है, और डिले करने के बाद, इतने बाद भी काफी महीनों के बाद जो डॉक्टर जेकब पुलियल का केस है वो आया था, और वो भी ऐसे जजेस को दिया गया था उनकी बेंच को, जिसके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस और इनकम्पिटेंस के चार्जेस काफी है। तो ये जो जजेस है नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस, इनके अगेंस्ट भी रशीद खान पठान की कंप्लेंट गई थी। और लाइकली एक कंप्लेंट के बाद जो बेंच था जो ये केस देख रहा था, एक जज को निकाल के उन्होंने 3 जज बेंच कर दिया ये कंप्लेंट के बाद। सो उसका रिजल्ट वो था।
पर अभी भी वो जो डॉक्टर जेकब पुलियल का केस है वो ऑन गोइंग है, और जो डॉक्टर अजय गुप्ता का केस है वो अभी तक आया ही नहीं है कोर्ट में। तो अभी उनको रिक्यूज क्यों करना चाहिए? लोग सोचते होंगे कि ये संबंध इतने भी डायरेक्ट नहीं है, थोड़े इनडायरेक्ट है। ऑल्दो मैं जो सबूत प्रेजेंट किया उसके हिसाब से तो काफी क्लोज कनेक्शन नजर आता है इन दो पार्टीज का। बट आप पास्ट में भी देख सकते हैं कि खुद जस्टिस रमन्ना ने अपने आप को रिक्यूज किया है। तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, वेंट टू हिज डॉटर्स वेडिंग, जज रमन्ना रिक्यूजेस फ्रॉम हियरिंग इंटरिम सीबीआई चीफ केस। तो ये केस में उन्होंने रिक्यूज किया था बिकॉज जो पार्टी यहाँ पे है, जो सीबीआई के चीफ है, उनकी डॉटर की शादी में जज रमन्ना ने अटेंड किया था और उसके ऊपर उन्होंने रिक्यूज कर दिया था। और अगर आप ये आर्टिकल में जाके पढ़ोगे तो जज रमन्ना का एक काफी अच्छा राइटअप भी है, जो मैं आपको पढ़ के अभी सुनाता हूँ कि जब उन्होंने एक केस से रिक्यूज किया था तब उनके खुद के थॉट्स क्या थे। My decision to recuse is only based on an intent to avoid any suspicion that this institution will not conduct itself in keeping with the highest standards of judicial propriety and wisdom. It is the extraordinary nature of the complaint and the evolving circumstances and discourse that underlie my decision to recuse and not stand the ground cited by the complainant per se. Let my recusal be a clear message to the nation that there should be no fears about probity in our institution and that we will not refrain from going to any extent to protect the trust reposed in us. That is, after all, our final source of moral strength. It is true that justice must not only be done, but also manifestly seem to be done. मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जस्टिस होना चाहिए, पर लोगों को लगना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने एक केस से रिक्यूज किया था, और दूसरा केस से जो उन्होंने रिक्यूज किया था वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी मैं जज रमन्ना के भारत बायोटेक के साथ सिर्फ डायरेक्ट संबंध में गया था, पर उनके इनडायरेक्ट संबंध भी है जो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमारे सीजीआई है एनवी रमन्ना, वो चंद्रबाबू नायडू के भी काफी क्लोज है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। और चंद्रबाबू नायडू का भी अगर आप देखोगे तो उनका बिल गेट्स के साथ काफी संबंध है। 20 साल पहले उन्होंने बिल गेट्स के साथ मीटिंग की थी, जो सिर्फ 10 मिनट चलनी चाहिए थी बट 1 घंटा चली थी पूरी। तो आप जाके ऐसे इनडायरेक्ट कनेक्शंस भी काफी देख सकते हो। और जो हमारे जज एनवी रमन्ना है, उनका रामोजी राव के साथ काफी क्लोज संबंध है। और रामोजी राव जो है, उनकी फैमिली की जो शादी है वो भारत बायोटेक के फैमिली के साथ हुई है। मतलब इन दोनों का भी गहरा संबंध है, रामोजी राव का और जो भारत बायोटेक के एमडी है कृष्णा एला का। रामोजी राव के ग्रैंड चाइल्ड और भारत बायोटेक के कृष्णा एला के डॉटर के साथ शादी हुई थी। और रामोजी राव भी आप देख सकते हो कि जो जज एनवी रमन्ना की डॉटर की शादी में रामोजी राव खुद प्रेजेंट थे। और चंद्रबाबू नायडू भी जज रमन्ना की डॉटर की शादी में आए थे, और जब जज रमन्ना की मदर की डेथ हुई थी तब भी चंद्रबाबू नायडू वहां पे प्रेजेंट थे। तो काफी सारे ऐसे इनडायरेक्ट कनेक्शंस और डायरेक्ट कनेक्शंस मैंने आपको समझा दिए है। थोड़े और भी है जो आप ये आर्टिकल में जाके रेफरेंस कर सकते हो। बट व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है, आप जाके देख सकते हो। रशीद खान पठान की काफी डिटेल कंप्लेंट गई है, जो ये आर्टिकल के एंड में रेफरेंस्ड है, जो आई थिंक 100 पेज से भी 124 पेजेस की पूरी कंप्लेंट है। तो आप जाके देख सकते हो। पर अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगा, और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो भी कनेक्शंस निकल के आए हैं काफी सीरियस है। हमारी जो जुडिशरी है, जो ऑनेस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, उनका फर्ज बनता है कि ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन आए जब ऐसे जज के कोई संबंध हो, तो उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस चीज के लिए खड़ा होना, उसके लिए इंक्वायरी सेटअप करना, और इंक्वायरी के बाद जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं उन पे एक्शन लेना। जो भी सही एक्शन है लॉ के हिसाब से, उस पे लेना चाहिए। बस मैं आज का वीडियो उतने पे ही एंड करूंगा।